नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे यूजीसी नेट जो जून 2025 का जो इतिहास विषय का पेपर था उस पेपर के प्रश्न संख्या 51 से 75 तक यानी कुल 25 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो जनरल पेपर था, जो सामान्य पेपर था, उस पेपर के हमने जो 50 प्रश्न से उससे सॉल्यूशन से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। तो वो आपने नहीं देखा तो चैनल पर आप जाकर के जरूर देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो अब हम बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्ण व्याख्या के साथ में आपको सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो प्रश्न पहला है कि निम्न में से कौन विष्णु कुंडित सम्राट नहीं था। अब ये विष्णु कुंडित एक प्रकार की जो राजवंश है, तो उस वंश का पूछ रहा है कि विष्णु कुंडित वंश का कौन सा सम्राट इसमें से नहीं था। 4 ऑप्शन है, गोपावर्मन, माधव वर्मन, गोविंद वर्मा और देव वर्मन। तो यहाँ पर हमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, जो गोपावर्मन नाम का कोई ऐसा विष्णु कुंडित शासन नहीं हुआ है, और दूसरा भी किसी वंश में गोपावर्मन नाम का कोई शासक नहीं मिलता है। गोपाल वर्मन नाम का शासक जरूर कश्मीर के वंश से संबंधित मिलता है, लेकिन गोपावर्मन नाम का कोई शासक हमें देखने को नहीं मिलता। बाकी माधव वर्मन है, वो इस वंश का विष्णु कुंडित वंश का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था, जबकि जो गोविंद वर्मा है वो भी प्रारंभिक और इसका जो संस्थापक शासन है विष्णु कुंडल वर्मन का। तो ऐसे ही देव वर्मन भी इसी वंश का शासक है। तो ये कुल मिलाकर के इस वंश के अंदर और भी शासक जैसे हुए, जिसमें हम आपको मोस्टली मैं बात कर लेता हूं कि गोविंद वर्मा है, माधव वर्मा है, विक्रमेंद्र वर्मन है, इंद्र भट्टारक वर्मन है, विक्रमेंद्र वर्मन द्वितीय है, माधव वर्मन द्वितीय है, देव वर्मन। तो इस तरीके से इस वंश में ये कुछ शासक हुए, और इसका समय लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। और विष्णु कुंडित जो वंश है इसका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना। वर्तमान का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इन लोगों ने अपना शासन किया था। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। तो प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि यादवाबोधे अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी जीवनी की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, वेदांत देशिक नाम जो व्यक्ति है उन्होंने यादवाबोधे यानी यादव अभुदे यानी जो भगवान श्री कृष्ण की जीवनी है उसका रचना की है। ये एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर के उनके दिव्य जो कार्य हैं उन कार्यों का काव्यात्मक रूप से इसमें वर्णन किया गया, और कुल ये 24 सर्गों के अंदर विभाजित हैं। जबकि हम दूसरा आगे देखेंगे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है और श्री भाष्य नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा था। जबकि वेदांत जो देशिक है ये भी काफी प्रसिद्ध दार्शनिक और कवि रहे हैं, और इनको व्याकरणनाथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है अप्पाया दीक्षित। जो अप्पाया दीक्षित हैं वो भी 16वीं सदी के एक महान शैव विद्वान रहे हैं, और उन्होंने शिवार कर्मणि दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 53 प्रश्न संख्या ये बोल रहा है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को आमंत्रित किया गया था और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान किया गया। पहली बार ऐसा सम्मेलन हुआ मुस्लिम लीग का जिसमें उलेमा को आमंत्रित किया गया और उन्हें सार्वजनिक महत्व प्रदान किया गया, यानी राजनीति के अंदर धर्म को जोड़ा गया। जो पाकिस्तान प्राप्ति का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धार्मिक व्यक्तियों को लाया गया, धार्मिक उन्माद लोगों के अंदर फैलाने का प्रयास किया गया। तो उस अधिवेशन की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, दिल्ली सत्र 1918। तो इसके अंदर उलेमा को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करने किया गया, जो कि मुस्लिम लीग की एक रणनीतिक बदलाव को दिखाता है कि अब उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को एक कर लिया ताकि मुस्लिमों को भड़काया जा सके और उनको पाकिस्तान निर्माण के लिए उनको संगठित किया जा सके। तो इसमें उलेमा को प्रमुख मुद्दों पर संबोधित करने और नीतियों पर चर्चा में योगदान के लिए आमंत्रित किया गया। फिर हम देखेंगे कलकत्ता छात्र 1912 में। तो इसमें
मुसलमानों के लिए जो संगठनात्मक विस्तार है और शैक्षिक मुद्दों पर ये जो सत्र था वो केंद्रित था। फिर कराची सत्र 1907 का हम देखेंगे। तो इसमें लीग के उद्देश्य और सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है उसकी रणनीतियां इसमें तैयार की गई थी और ये मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन था। फिर हम देखेंगे लाहौर सत्र 1940। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था लीग का सत्र। इसमें मुस्लिम लीग में जो पाकिस्तान निर्माण है वो पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कितने कारोबारियों ने बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 पर हस्ताक्षर किए, जो नेहरू के समाजवादी विचारों के उपदेशों का खुला अभियोग था। यानी जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी समाजवादी विचारों के समर्थक थे, वो समाजवादी व्यवस्था को भारत में लाना चाहते थे। इसके लिए नेहरू जी ने 1936 के अंदर जो कांग्रेस का लखनऊ के अंदर अधिवेशन हुआ था, उस लखनऊ के अंदर अधिवेशन में नेहरू जी ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था और समाजवाद की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की थी। तो इससे जो उद्योगपति थे, उद्योगपति जो पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, उनके अंदर काफी हचकटाहट हुई और उन्होंने इस नेहरू जी के जो समाजवादी विचार है, इस समाजवादी घोषणा के विरोध के अंदर एक जो सत्र का आयोजन किया। यानी उन्होंने एक बैठक आयोजित की बॉम्बे में और वहां पर उस बैठक के अंदर उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया उसे बॉम्बे घोषणा पत्र के नाम से हम जानते हैं, जो कि 18 मई 1936 को जारी किया गया, जिसके अंदर प्रमुख उद्योगपति पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, घनश्याम दास बिरला, वालचंद, हीराचंद, सर होमी मोदी, सर कासुजी जहांगीर जैसे उद्योगपति शामिल हुए और उन्होंने जो नेहरू के समाजवादी विचार है उन विचारों के विरुद्ध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और उसमें यहाँ पूछा है कि पर हस्ताक्षर किए थे कितने कारोबारियों ने, तो उसमें 21 ऐसे कारोबारी थे, कुछ का मैंने नाम अभी बोला, ऐसे 21 कारोबारी कहिए 21 उद्योगपतियों ने जो कि नेहरू की समाजवादी व्यवस्था के विरोधी थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी की टकसाला स्थित थी? टकसाला वो होती है जहां सिक्कों का निर्माण होता है, कॉइन्स, जिसे कॉइन्स कहते हैं, कॉइन्स का निर्माण होता है। तो ये शिवाजी की थी रायगढ़ में। कहां पे थी? रायगढ़ के अंदर। जयगढ़ शिवाजी की राजधानी थी, जो शिवाजी ने 1674 के अंदर यहाँ पर खुद का राज्याभिषेक भी करवाया था। तो यहाँ पर शिवाजी ने अपनी जो राजकीय टकसाला है उसकी स्थापना की और शिवाजी के महत्वपूर्ण 2 सिक्के थे, शिवराई और हून नाम के सिक्के शिवाजी ने जारी किए थे। उसके बाद हम रत्नागिरी के बारे में देखेंगे। तो रत्नागिरी क्या है? कोंकण क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है। वहीं हम पूना देखेंगे। तो पूना क्या है कि पूना में शिवाजी का प्रारंभिक जीवन व्यतीत हुआ। यहाँ शिवाजी से संबंधित पूना की जो जागीर शिवाजी को उसके पिता की तरफ से दी गई थी, तो वहां उनका शुरुआती जीवन बीता। जबकि कोंकण भी एक तटीय क्षेत्र है, तो इसमें सही आंसर होगा रायगढ़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कि शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, शिवाजी की प्रशासनिक शाखा प्रांत पन्हाला में कितने गिरी दुर्ग से? बहुत ही, अब ये शुरुआत के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत ही डीपली प्रश्न हैं और ये कुछ बुक्स में ही आपको मिल सकते हैं और वो भी आपको जब डीपली आप इतना पढ़ के याद रखो, क्योंकि भाई ये नेट की एग्जाम है तो इसमें इसी तरीके के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कुछ हमें कॉमन सेंस भी होना चाहिए, तभी हम इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। जो कैसे थे? प्रांत पन्हाला, जो शिवाजी ने अपने राज्य को अलग अलग प्रांतों के अंदर विभाजित किया था, उसमें एक प्रांत था पन्हाला, जिसके अंदर कोल्हापुर का पश्चिम का भाग स्थित था। जो कोल्हापुर क्षेत्र है उसका पश्चिमी का भाग इसमें स्थित है। तो ये शिवाजी ने अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए बांटा कि ताकि जो खुद का साम्राज्य है उसकी रक्षा हो सके। और प्रांत पन्हाला जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की मराठा सुरक्षा में वृद्धि के लिए इस प्रांत को बनाया गया था और इसमें यहाँ पर शिवाजी ने कई पहाड़ी, गिरी એટલે पहाड़ी दुर्ग, गिरी का मतलब है पहाड़ी दुर्गों का शिवाजी ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बीजापुर और दक्षिण भारत के जो भी अन्य राज्य हैं उनसे सुरक्षा के लिए काफी किलों का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें कुल 13 किले थे। कितने किले थे? 13।
स्टुअर्ट गार्डन नामने व्यक्ति जो है, उन्होंने इस कथन का उल्लेख किया। उनकी बुक्स के अंदर ये बात उनके कथन में ये मिलती है। स्टुअर्ट गार्डन ने बताया था कि जो शिवाजी का प्रांत पन्हाला है, जो कोल्हापुर के पश्चिमी भाग में स्थित है, उसमें 13 गिरि दुर्ग स्थित थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसके अनुसार, किनके अनुसार वासुदेव बलवंत फड़के, कौन सा व्यक्ति वासुदेव बलवंत फड़के। यहाँ पर देखो लगातार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें किसी व्यक्ति का कोटेशन पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार, कौन से व्यक्ति ने वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक कहा था। कैसे राष्ट्रवाद का जनक कहा था? क्रांतिवादी राष्ट्रवाद का इन्होंने जनक कहा। यहाँ आपको देखना कि वासुदेव बलवंत फड़के जो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जो शहीद हुए थे, अपना बलिदान दिया था देश के लिए, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो शहीद माने जाते हैं। देश की तरफ से पहला बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के। तो उनके बारे में ये कथन है आर.सी. मंजूमदार ने किया था। मंजूमदार ने जो इनके बारे में वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक कहा था, क्योंकि यहीं से भारत में क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद है उसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो आर.सी. मंजूमदार ने इनकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में इस बात की थी, जो वासुदेव बलवंत फड़के ने जो रामोसी जनजाति है उसको संगठित किया और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से उन्होंने देश को संगठित करने का और अंग्रेजों के विरुद्ध, या अंग्रेजों के कह सकते अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को संगठित करने का काम किया था। और ये देश का प्रथम क्रांतिकारी संगठन भी इसको मान सकते, जो रामोसी जनजाति के संगठित करके इन्होंने किया था, और इसके आंदोलन को रामोसी आंदोलन के नाम से भी हम जानते हैं। वहीं हम बात करेंगे संजीव सान्याल की। तो संजीव सान्याल तो एक समकालीन अर्थशास्त्री और लेखक थे। जबकि विसेंट सिरोल की बात करें तो विसेंट सिरोल भी एक लेखक थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। जबकि मन्मथनाथ गुप्त, इन्होंने भी क्रांतिकारी इतिहास पर लिखा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में अस्तित्व में आया। यहाँ पर बिल्कुल आपको हिंदी भाषा में सारी जानकारी, हिंदी वाले प्रश्न सॉल्यूशन करवाए जा रहे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो इसकी सही उत्तर है 1921 के अंदर। ऑप्शन संख्या 2 सही है, 1921 में। देखो अंग्रेजों ने भारत के अंदर पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बाद में इन तीनों का क्या कर दिया? विलय कर दिया गया। जो 1920 का अधिनियम था, उस अधिनियम के बाद में इसको 1921 के अंतर्गत इसका क्या कर दिया गया? विलय कर दिया, और विलय करके इन तीनों बैंकों को इसका नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही बैंक आगे जाकर के आजादी के बाद इसका नाम रख दिया गया SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, जिसे आज हम जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। लंदन की बात कर रही है तो बिल्कुल इसका सटीक आंसर यही है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा है। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। फिर वहां पर इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने वहां रहते हुए एक पत्रिका भी जारी की जिसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। जबकि जो भीखाजी कामा है, भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो भारतीय ध्वज है उस ध्वज को फहराया था। वहीं SS राणा है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थे। VD सावरकर, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये 1906 में इंडिया हाउस से जुड़े थे और ये काफी कुछ इन्होंने वहां रहते हुए कार्य किया, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी इनको छात्रवृत्ति प्रदान की थी। इसके आधार पर ही वो वहां अध्ययन करने के लिए लंदन गए और फिर इंडिया हाउस से जुड़े और काफी सारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उन्होंने चलाई थी। ऐसे ही जो भिखाजी कामा है उन्होंने 1906 में पेरिस के अंदर, जो फ्रांस के अंदर है, 1906 में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 60। क्वेश्चन संख्या 60 है कि जापान में रास बिहारी बोस और सुत यान सेन जो चीन के थे,
बाद में चीन के वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो उन दोनों के बीच में बैठक की व्यवस्था करने में इसमें बहुत ही डीपली प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अमूमन थोड़ा कॉमन सेंस के आधार पर ही हमें करना है, या फिर विद्यार्थी इस प्रश्न को समझ ही नहीं पाते कि ये कहाँ से आया है। तो इसका सही उत्तर तो होगा भगवान सिंह। कौन है? भगवान सिंह जो थे, उन्होंने जापान में रास बिहारी बोस और सुतियान सेन के बीच में बैठक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे तो उस समय रास बिहारी बोस अंग्रेजों से बचने के लिए जापान चले जाते हैं। वहां एक जापान की लड़की के साथ विवाह करके वहां स्थायी रूप से रह जाते हैं, और फिर भारत की आजादी के लिए वो प्रयास करते। तब उस समय अपने चीन के जो मुख्य नेता होते सुतियान सेन, तो उनके साथ में मिलकर के भारत को आजादी के लिए योजनाएं बनाते हैं, प्रयास करते हैं। तो भगवान सिंह एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, और भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने रास बिहारी बोस और सुतियान सेन के बीच में एक बैठक की भी व्यवस्था की थी। और रास बिहारी बोस के बारे में हम जानते हैं, उन्होंने अभी जैसे मैंने बात की, इसके अलावा उन्होंने वो गदर आंदोलन से भी संबंधित रहे हैं, और भारतीय राष्ट्रीय सेना जिससे आईएन है तो उसके गठन से भी ये संबंधित थे। और सुतियान सेन की भी हमने बात कर दी कि आधुनिक चीन के जनक है, राष्ट्रपति भी वहां के बने। फिर हम ज्योतिन्द्र नाथ मुखर्जी के बारे में जानेंगे। तो ज्योतिन्द्र नाथ जो मुखर्जी है, जिसे हम बाधा जतीन के नाम से भी जानते हैं, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। जबकि परपतनाथ गुप्ता है जो कि एक लेखक और इतिहासकार थे। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण व्याख्या के साथ सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, और आगे के भी पार्ट ऐसे ही आपको 25-25 पार्ट के टुकड़े के अंदर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान, कौन सा है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 के बीच में लड़ा गया था, उसके दौरान ब्रिटिश मालवा पर आक्रमण करने का निर्णय कौन सा मराठा नेता बचाव में आया? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मालवा क्षेत्र, तो मालवा का क्षेत्र मतलब ग्वालियर वाला, तो ग्वालियर तो सिंधिया जी के पास में था। बाकी इंदौर वाला क्षेत्र, तो ये होलकर तो दोनों ही आपको कट कर देना है। अब इसमें से आपको देखना महादेव जी सिंधिया थे कि दौलत राव सिंधिया थे। तो अब समय ये देखना है, तो इस समय तक जो 1780 की बात हो रही, तो इस समय महादेव जी सिंधिया जो थे वो यहाँ पर मराठों का नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़े थे। और जब ब्रिटिशों ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय किया था, तो इनको बचाने के लिए महादेव जी सिंधिया ही आए थे। भले ही बाद में वो उसमें हार गए थे। ये ग्वालियर से संबंधित थे, और उनकी मृत्यु 1794 में हुई। इनके बाद में ये दौलत राव सिंधिया जो है, जो सिंधिया घराना है, उस घराने यानी जो ग्वालियर का घराना था, उसका नेतृत्व वो संभालते 1794 से 1827 तक। जबकि मल्हार राव होलकर ये इंदौर में इन्होंने अपने शासन की स्थापना की थी, और उसके बाद यहीं से संबंधित जसवंत राव होलकर है, जिनका समय 1797 से 1811 ईस्वी सन तक का है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गुरुमुखी लिपि में एक पंजाबी साप्ताहिक है, यह समाचार पत्रों के बारे में भी काफी पूछा जा रहा है। काफी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। स्वदेश सेवक नाम का जो पंजाबी साप्ताहिक प्रश्न है, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही आंसर है वो है हरनाम सिंह के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। हरनाम सिंह, पूरा नाम है हरनाम सिंह टुंडी लाठ। इन्होंने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, किसके लिए? कि इसमें क्रांतिकारी जो विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इसको प्रकाशित किया था। वहीं अजीत सिंह, ये भी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान ये कि एक अजीत सिंह जो पंजाब के बाद में शासक भी हुए थे। तो यहाँ पर दोनों बात है कि कौन से का क्या उल्लेख किया जा रहा है। जबकि लाला लाजपत राय है, जो कि लाल बाल पाल की तिकड़ी के मुख्य नेता थे, जो कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, एक राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने अपने जो जॉन स्कॉट हैं उनकी जो लाठियां खाई और अपने जीवन का बलिदान दिया। पंजाब से संबंधित ये एक नेता थे, और इसके साथ में ये आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या है 63।
तो 1921 में देशद्रोह के आरोप में न्यायालय विचारण के दौरान निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेता ने निम्नलिखित बयान दिया? क्या बयान दिया कि भारत भारतीयों का है, अतः हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं कि ब्रिटिश हमारे प्यारे देश पर अपना निरंकुश शासन चला रहे हैं। ये बात सभी जानते हैं। कौन सा ऐसा कानून है जो किसी एक देश को अन्य देश पर शासन करने का अधिकार देता है? हम स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहते। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते हम शांति। देखो, यही इनकी पूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले इन्होंने की थी और ये व्यक्ति के केशव बलीराम हेडगेवार। इसके बाद में कांग्रेस ने भी 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में दिसंबर 1929, उसमें इस पूर्ण स्वतंत्रता की बात को फिर स्वीकार किया। तो ये कहने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो केशव राम बलीराम हेडगेवार। तो उन्होंने ये भाषण दिया था और ये भाषण कब दिया था? 1921 के अंदर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान उन्हें एक भाषण देने के कारण, जिसको अंग्रेजों ने भड़काऊ भाषण माना और इन पर देशद्रोह का आरोप लगा करके जब इनको अदालत में पेश किया गया, तो अदालत के अंदर इन्होंने अपना ये कोटेशन, अपना पक्ष ये जहां पर मजबूत किया था और इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के शासन की आलोचना की और पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग रखी। जबकि M.K. गांधी यानी महात्मा जो गांधी है, उन्होंने भी 1922 के अंदर उन पर भी जो राजद्रोह कहिए कि देशद्रोह का केस चलाया गया था। और लाला लाजपत राय के बारे में तो हमने अभी ऊपर बात की है। चित्तरंजन दास ये भी कांग्रेस के एक नेता थे। देश बंधु चित्तरंजन नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट जो हम वो देखेंगे वो है प्रश्न संख्या 64 के भारत सुशासन अधिनियम 1858 की बात हो रही है। जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की समाप्ति हुई और महारानी विक्टोरिया की घोषणा, जिसको साम्राज्य की घोषणा के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह ब्रिटिश सम्राट का एक सीधा शासन भारत में शुरू होता। उसके बारे में टिप्पणी है कि संकल्पनात्मक स्तर पर बाहरी के शासन के आरंभ करने वाले ब्रिटिश, कैसे बाहरी, पहले जो कंपनी के रूप में था, करने वाले ब्रिटिश अपने राजा में भारतीय संप्रभुता निहित करके आंतरिक बन गया। यानी फिर जो शासन है अब किसको, ब्रिटेन के राजा है उसका भारत पर सीधा शासन निहित कर दिया इस 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था बर्नार्ड कोहन ने। बर्नार्ड कोहन ने एक अपना लेख लिखा था जिसका नाम से रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी इन विक्टोरियन इंडिया। इस लेख के अंदर उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रतीकात्मक और कानूनी परिवर्तनों का गहन अध्ययन किया था, गहन विश्लेषण किया था और उन्होंने बताया था कि कैसे 1858 का जो अधिनियम है और महारानी की जो उद्घोषणा, जिसे साम्राज्य की घोषणा के नाम से जाना जाता, के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने खुद को भारतीय राजनीतिक संरचना के बाहरी नियंत्रण, जो पहले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन चला रही थी, उससे हटा करके उसे ब्रिटिश राज सत्ता के आंतरिक अधिकार के क्षेत्र में समाहित कर दिया गया था। तो बर्नार्ड कोहन जो कि एक प्रमुख मानव विज्ञानी और इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा कथन। दूसरा है थॉमस मेल्टकाफ, जो कि एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भी 1857 के विद्रोह के बारे में ही लिखा और उन्होंने बताया 1857 का जो विद्रोह हुआ और ब्रिटिश राज का उदय भारत में कैसे हुआ उसके बारे में इन्होंने लिखा। फिर एरिक स्टोक्स जो है ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में किसानों की जो भूमिका उसके बारे में लिखा। और फिर विसेंट स्मिथ है, ये एंग्लो आयरिश इंडोलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्राचीन भारत के बारे में काफी कुछ लिखा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास या अन्य कोई, और खास करके जो सम्राट अशोक है उनके विषय में इन्होंने काफी कुछ लिखा है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे वो है कथन प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से किस अधिनियम में मुक्त व्यापारियों, जो फ्री ट्रेडर्स से, जिनको फ्री व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था, फ्री ट्रेडर्स जो कहते। फिर बेंथेम सुधारवादी है, कैसे सुधारवादी है? बेंथेम सुधार, जो उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार वाले। फिर इवांजेलिकल, इवांजेलिकल मतलब है यहाँ पर जो ईसाई मिशनरी है, यहाँ पर ख्रिस्ती जो मिशनरी कहते हैं, ईसाई मिशनरी, उनको इवांजेलिकल की मांगों को स्वायत्त कहते हैं। ऐसा कब हुआ था कि चार्टर एक्ट 1813 के अंदर ऐसा किया गया था। इसके अंतर्गत जो मुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ है जो
व्यापार करने का जो एकाधिकार वो समाप्त कर दिया, केवल चीन के साथ में और चाय का जो है उस पर कंपनी का एकाधिकार रखा गया और बाकी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। तो ये मुक्त व्यापारियों के लिए फ्री ट्रेडर्स जिनको कहते हैं। फिर बेंथम सुधारवादी जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में उपयोगितावादी दर्शन से संबंधित थे, तो उनका यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिला, जो कानूनी और प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर रहे हैं और इसके कारण इस अधिनियम के अंदर 1 लाख रुपए की व्यवस्था भारत के अंदर शिक्षा के विकास के लिए की गई थी। और अगला हम देखते इवान लॉजिकल जो कि ईसाई मिशनरी थे, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो ईसाई मिशनरियां उसको धर्म प्रचार करने के लिए छूट दी गई थी, सरकार की तरफ से उनको सहायता भी प्रदान की गई थी। फिर हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर आया था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर अपने प्रभाव को अधिक मजबूत करने के लिए नियंत्रण मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। तो चार्टर एक्ट 1853 में कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अलग किया गया था, पृथक किया गया था और संपूर्ण भारत के लिए पहली बार एक अलग से विधान परिषद हो उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। साथ में इसमें भारतीयों को निर्वाचन पद्धति दी गई जो कि अप्रत्यक्ष और मनोनीत प्रकार की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में किसने 1882 में आर्य समाज का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम ही आर्य था उसको प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए है, लाल रतन चंद बेरी है। इन्होंने 1882 में इस समाचार पत्र को प्रारंभ किया था और इसका संपादन का कार्य भी इन्होंने किया था। जो ये समाचार पत्र जो आर्य समाज के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाता, जो कि लाला लाजपत राय के बारे में हम ऊपर इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो गर्म दल के एक नेता थे। लाला हंसराज जिनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से भी जाना जाता, ये सब के सब आर्य समाज से ही संबंधित थे। सॉरी, लाला हंसराज और लाला मुंशीराम को जो है वो स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता। ये सभी व्यक्ति हैं वो आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे। तो लाला जो मुंशीराम जिनको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने भी आर्य समाज के प्रचार के लिए काफी कुछ किया और गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की। जबकि हम लाला हंसराज की बात करें तो लाला हंसराज ने जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो डीएवी स्कूल या कॉलेजेस है उनकी स्थापना में काफी महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका का जो निर्वहन किया था। तो ये कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो लाला लाजपत राय, हंसराम, लाला मुंशीराम, ये आर्य समाज के काफी कुछ प्रश्न पूछ लिए गए हैं। यहाँ फिर से पूछा गया एक समाचार पत्र के बारे में कि साप्ताहिक पत्र है सदधर्म प्रचारक, इसका पूरा नाम सदधर्म प्रचारक को किसने शुरू किया था। 67 नंबर प्रश्न है। तो इसको जो शुरू करने वाले इसका ऑप्शन संख्या 3 है, लाला मुंशीराम, जिसके बारे में अभी हमने बात की, जिसको स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1889 में फरवरी महीने के अंदर इसकी स्थापना की थी, जो गुरुकुल कांगड़ी से भी संबंधित है। लाला हंसराज के बारे में ऊपर, इन बाकी सबके बारे में हमने ऊपर बात कर दी है। अब हम पंडित गुरुदत्त के बारे में, इनका पूरा नाम है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी है। ये भी आर्य समाज के शुरुआती प्रशासकों में से एक थे। इन्होंने भी ये जो आर्य समाज डीएवी जो स्कूल कॉलेज है इससे संबंधित ये भी रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 68 है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किस इतिहासकार ने लिखा। ये क्या लिखा, 1857 की दयनीयता, रक्तपात, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता नहीं थे किंतु अप्रासंगिक निरंकुशता, अप्रासंगिक जिसकी आवश्यकता नहीं थी, निरंकुशता, मध्य दिन केंद्रीय अभिसार, सामंतवाद के मरणासन, सामंतवाद और ये ऐसी अप्रासंगिक, तो ये कौन हो गया, आरसी मंजूरदार। क्योंकि आरसी जो मंजूरदार है वो उनका कहना था 1857 के विद्रोह के बारे में कि ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीयता और न ही स्वतंत्रता
संग्राम था। तो ये जब आर.सी. मंजूमदार ने 1857 के विद्रोह का विश्लेषण करते हुए ऐसा कथन दिया था और इन्होंने इस 1857 की जो क्रांति हुई थी इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि ये मुख्य रूप से पुरानी सामंती व्यवस्था का अंतिम संघर्ष के रूप में इन्होंने देखा। तो यहाँ पर सामंतवाद की बात आ गई है और अप्रासंगिक निरंकुशता की बात इन्होंने की है और इन्होंने आगे यह भी कहा था कि ये तो मध्ययुगीन जो सामंती व्यवस्था है उसकी एक अंतिम चटपटार थी। एस.बी. चौधरी के बारे में हम जानते हैं तो इन्होंने एस.बी. चौधरी ने जो 1857 के विद्रोह है उसको ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध के रूप में माना था, जबकि जो के दत्ता है उन्होंने इस 1857 के विद्रोह के सामाजिक आर्थिक कारणों की ओर ध्यान दिया। मैं तो इसको क्रांति ही कहूंगा, ये बाकी लोग जो भी कहे इसलिए मुझे विद्रोह कहना पड़ेगा, लेकिन ये तो क्या थी 1857 की क्रांति थी। जबकि एस.एस. जो जिन्होंने 1857 की क्रांति की सरकारी इतिहासकार थे और 1857 नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। इन्होंने इस क्रांति के इसके सैन्य और संगठनात्मक पहलुओं पर इन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है प्रश्न संख्या 69। इसमें अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने अपने ऊपर इस पुस्तक के जादुई प्रभाव को वर्णित किया कि मैं भीड़ में उठा और इन सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने के लिए तैयार था। गांधी जी की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम है मेरे सत्य के प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ नाम की जो इनकी आत्मकथा, उसमें इन्होंने ये एक पुस्तक के बारे में लिखा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कह दो, जॉन रस्किन की अनटू दी लास्ट नाम की पुस्तक है। इसमें अब देखो ये पुस्तक उनको 1904 में जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तब उनको ये मिली थी और गांधी जी ने इस पुस्तक को पढ़कर के इस पुस्तक से जो आर्थिक न्याय का सिद्धांत है उस सिद्धांत को ग्रहण किया था, जिसमें धन जो होता है उस धन का समान वितरण और शारीरिक श्रम का महत्व की बात उन्होंने दी थी, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के भले अलग अलग श्रम करते तो उनका जो महत्व है वो महत्व एक ही बताया गया था। और जो सर्वोदय का विचार है गांधी जी ने तो वो इन्होंने जो रस्किन की ये पुस्तक अंटू दी लास्ट उसी लास्ट से ही ये ग्रहण दिया, जिसका सबका उत्थान की बात है, जो बाद में जो सर्वोदय का सिद्धांत है इन्हीं पुस्तक को पढ़ के विचारों के आधार पर उन्होंने एक सर्वोदय का विचार बनाया था। जबकि हम देखेंगे कि लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है द किंगडम ऑफ द गॉड इन विद इन यू, तो जो ये पुस्तक जो है इस पुस्तक के अंदर जो गांधी जी है इन्होंने सत्याग्रह का जो विचार है वो ग्रहण किया था गांधी जी ने इस पुस्तक से, द किंगडम ऑफ द गॉड इन विद इन यू। तो इससे गांधी ने सत्याग्रह का जो सिद्धांत है वो बनाया था और इससे गांधी जी ने क्या सीखा था, अहिंसा और निष्क्रिय जो प्रतिरोध वो सीखा था और उसी को फिर सत्याग्रह नाम दिया था उन्होंने। फिर हॉवर्ड विलियम की पुस्तक है द इथिक्स ऑफ डाइट, अब डाइट मतलब आहार से संबंधित है, तो इससे गांधी जी ने आहार संबंधी और जानवरों के जो नैतिक विचार है उन विचारों को गांधी जी ने ग्रहण किया था और खास करके गांधी जी ने इसको शाकाहार के जो गांधी जी के विचार है वो यहाँ से उन्होंने ग्रहण किए। फिर हेनरी समनर की विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट नाम की जो पुस्तक है तो उससे गांधी जी ने ग्रामीण शासन और ग्राम आधारित आर्थिक प्रणालियों के महत्व को गांधी जी ने समझा था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 70 है, सज्जन व्यक्ति की मित्रता किसी श्रेष्ठ पुस्तक की सुंदरता के समान है, ये अपनी ताजगी नहीं खोती बल्कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ बढ़ता आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार गहन अध्ययन से हम किसी पुस्तक से अभिवर्धित आनंद प्राप्त करते, ये कहावत के लेखक कौन है, लेखक पूछा है यहाँ पर कि इसका लेखक कौन, तो ये मिलता है हमें तिरुवल्लुवर। यहाँ थोड़ा अंग्रेजी जो भाषा उसमें बराबर लिखा गया था और जबकि यहाँ पर इसका जो हिंदी अनुवाद है तो उसमें अलग लिख दिया गया, उल्टा लिख दिया। ये लेखक का नाम पीछे, ये तिरुवल्लुवर जो व्यक्ति उनकी पुस्तक है तिरुकुराल नामक व्यक्ति है, जो कृति है इनकी उस कृति को सभी में ऐसे ही हो गया, यहाँ कौटिल्य लेखक है अर्थशास्त्र आगे आ गया है। तो इस जो कि तमिल भाषा के अंदर लिखी गई है, कौन सी भाषा में, तमिल भाषा की ये पुस्तक है जिसमें मित्रता का महत्व या मित्रता की बात हो रही है, तो मित्रता का जो महत्व है उसका अत्यंत सुंदर और दार्शनिक तरीके से वर्णन किया गया है और साथ में इस पुस्तक के अंदर जो नैतिकता, राजनीति, प्रेम और जीवन के मूल्यों को भी दर्शाया गया है। जबकि हम
कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें कौटिल्य की जो पुस्तक है मुख्य रूप से राजनीति, प्रशासन, कूटनीति और अर्थशास्त्र पर आधारित है। और इस ग्रंथ में सूचे राज्य के संचालन और शासन की व्यवस्था के जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों पर यह पुस्तक केंद्रित है। जबकि विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र नाम की पुस्तक है वो नीति कथाओं का संग्रह है जो कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान और जीवन जीने की कला को सिखाती है। और ये राजाओं के जो पुत्र होते थे यानी राजकुमार थे उनकी शिक्षाओं के लिए ये पुस्तक जो इस कहानी संग्रह का निर्माण किया गया। जबकि महाभारत जिसके रचनाकार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाए, जिनको वेशप्यायन यहाँ पर कहा गया है, जो इन्होंने इस महाभारत का जो पाठ है जनमेजय के दरबार के अंदर इन्होंने किया था। इस ग्रंथ के अंदर हमें धर्म, युद्ध, नैतिकता और दर्शन इन सब का एक महासागर है, इसलिए इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 71, जिसमें है कि वेदांत सूत्र पर रामानुजाचार्य की टीका जिसने विशिष्टाद्वैत दर्शन को प्रभावित किया, तो इसका नाम है श्री भाष्य। कौन सी पुस्तक है ये? श्री भाष्य। ये जो ब्रह्म सूत्र जिनके वेदांत सूत्र उस पर एक अत्यंत प्रभावशाली भाष्य जिसकी रामानुजाचार्य ने रचना की थी और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। बाकी जो वेदांत सार है, वेदांत सार के जो सदानंद योगेंद्र ने इसकी रचना की थी और इसमें ये अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ माना जाता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य है ये आदि शंकराचार्य से संबंधित माना जाता है, जबकि अनु जो व्याख्या ये मध्वाचार्य के द्वैतवाद सिद्धांत से के दर्शन से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है प्रश्न संख्या 72 कि निम्नलिखित में किस लेखक ने फॉरेन नोटिसेस ऑफ साउथ इंडिया नाम की पुस्तक, काफी सारी पुस्तक, समाचार पत्र उनके बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो इस जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो है KAN शास्त्री यानी KA नीलकंठ शास्त्री। ये दक्षिण भारतीय इतिहास के एक सम्मानित और विद्वान इतिहासकार थे। इन्होंने दक्षिण भारत के जो राजवंशों और उनके विदेशी संबंधों पर उन्होंने मानक अकादमिक कार्य किया था, जिसमें इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर जो ग्रीक है, रोमन है या चीन है, उन देशों के साथ के जो संबंध है उन संबंधों का इन्होंने वर्णन किया था, है ना। फॉरेन नोटिस, बाहर के जो राज्य है तो इन राज्यों के साथ में और दक्षिण भारत के साथ में किस तरीके के संबंध रहे हैं उन संबंधों के बारे में उल्लेख किया। जबकि टीवी महालिंगम जो है उन्होंने दक्षिण भारत के प्रशासन और संस्कृति पर व्यापक शोध कार्य किया। जबकि R कोल्डवेल है, इन्होंने दक्षिण भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण पर ऐतिहासिक रूप से इन्होंने कार्य किया। वही के जो पिल्लई है, इन्होंने तमिलनाडु के इतिहास और सामाजिक संस्कृति के ये विशेषज्ञ माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नवपाषाण स्थल टी नरसीपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो इसका सही आंसर जो होगा वो है ये कर्नाटक, जो मैसूर के अंदर है। कर्नाटक के मैसूर के अंदर ये स्थित है। ये जो स्थल है वो है कावेरी और कापिनी नदियों के संगम पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जहां नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष हमें मिले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अशोक के निम्नलिखित में से किस, जो मौर्य शासक अशोक था, किस शिलालेख में कलिंग विजय, बहुत ही एक आसान और हम सभी जानते हैं कि अशोक का शिलालेख नंबर जो 13 है उसमें कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। साथ में इसमें जो अशोक के हृदय परिवर्तन की बात होती है, कलिंग में जो कितना विनाश होता है, जो अशोक ने अपने 8वें वर्ष में युद्ध किया था तो उसमें युद्ध से वो उनका हृदय द्रवित हो जाता है और अशोक धम्म नीति को अपना लेता है। और साथ में विदेशी राज्यों, दक्षिण भारत के राज्यों और यूनानी राज्यों, इन सभी का उल्लेख इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। वहीं हम देखते शिलालेख नंबर जो 7 है, इसमें सहिष्णुता, सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान पर ये जोर देता है, यानी इसमें आत्म संयम और आत्म शुद्धि की बात भी की गई। खुद की आत्म संयम और आत्म शुद्धि के माध्यम से ये सहिष्णुता और सभी संप्रदायों के सम्मान की बात की गई है। वही शिलालेख नंबर जो 8 है, जो अशोक के 10वें वर्ष में लिखा गया, इसमें अशोक ने जो धम्म यात्रा शुरू की थी उसकी जानकारी मिलती है, जिसमें वो ब्राह्मणों हो, सन्यासियों, अन्य लोगों से मिलते हैं और उनसे चर्चाएं करते हैं, तो उसका उल्लेख है। जबकि शिलालेख संख्या जो 12 है, तो इसके अंदर जो धार्मिक सहिष्णुता की बात, मुख्य रूप से इसमें धार्मिक सहिष्णुता विशेष भार दिया गया। शिलालेख 7 में तो है पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया और सभी धर्मों के सार की वृद्धि की इसमें कामना
की गई और इसमें कुछ जो मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी उनका वर्णन मिलता है, जैसे धम्म महापात्र, स्त्राध्यक्ष महापात्र, व्रजभूमिक महापात्र, तो उनके नाम इस अभिलेख के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखेंगे आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। संस्कृत नाटक सवर्ण वासव दत्ता के लिए से, ये तो बिल्कुल इजी है और इसका आंसर होगा भास कवि। तो जो ये जो रचना है मौर्योत्तर काल की रचना है, गुप्त काल से पहले की और संस्कृत भाषा की ये सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है उस नाटकों में से एक है सवर्ण वासव दत्ता। इसमें उज्जैन के राजा उदयन और जो वासव दत्ता उसकी पढ़ने कहानी है, उस कहानी का उल्लेख, जबकि कालिदास को तो हम जानते ही है, महाकवि कालिदास, जिन्होंने मालवाकिनीमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, है ना, जैसे काफी उन्होंने महाकाव्यों, खंड काव्यों, नाटकों आदि की उन्होंने रचना की है। जबकि भवभूति है, इन्होंने उत्तरामचरित्र नामक ग्रंथ की रचना की है, जबकि भारवी है, किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस पाठ में इतना ही, फिर हम जल्दी ही लेकर आएंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर फिर से 25 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे, प्रश्न संख्या 76 से लगा करके 100 तक का। तो ऐसे ही 4 पार्ट्स के अंदर आपको ये संपूर्ण जो इसके 100 प्रश्न है उनका सॉल्यूशन आपको प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।